अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बीना और आप देख रहे हैं बिला तकल्लुफ़। नाज़रीन, इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस बहुत ही लोएस्ट प्राइसेस के ऊपर आ चुकी हैं। अप्रैल 2020 में जो लोएस्ट प्राइसेस थी उससे भी प्राइसेस अब नीचे आ चुकी हैं नवंबर 2021 में, और ये इसलिए हुआ है कि कोविड का एक और नया वेरिएंट सामने आया है। अनफॉर्चुनेटली जो पिछले 4 वेरिएंट्स थे वो काफ़ी लीदल रहे और पूरी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकली बर्बादी फैली। अब एक बार फिर इंटरनेशनली इन्वेस्टर्स जो हैं इस पे डर और खौफ का शिकार हैं, घबराए हुए हैं। अगर हम बात करते हैं अमेरिका, रशिया और साथ ही साथ फ्रांस और जर्मनी की, वहाँ पर स्टॉक मार्केट्स भी अफेक्टेड इससे दिखाई दे रही हैं। साथ ही साथ अफ्रीका के साथ ख़ास तौर पर जनूबी अफ्रीका, ज़ाम्बिया और बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज़ में उनसे आने और उन वहाँ पर जाने वाली फ़्लाइट्स को भी मुनक़ता कर दिया गया है। यहाँ तक कि यूएई ने भी उन फ़्लाइट्स को मुनक़ता कर दिया है। और भी कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं जो इकोनॉमिकली अनफॉर्चुनेटली दुरुस्त अच्छी नहीं है। देखना ये है कि आखिर पाकिस्तान क्या इससे मुस्तफ़ीद हो पाएगा, जहाँ पर ऑयल प्राइसेस की बात होती है डिक्लाइन होने की, या नहीं हो पाएगा। क्योंकि हमने ये भी देखा कि माजी में जब ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में कम हुई या कमी की तरफ गई, तो हमारी हुकूमत का ये कहना था कि हमारी जितनी भी डील्स और जितने हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हुए हैं उसकी जो प्राइसेस है वो कुछ और है, और इसी वजह से कुछ और भी फैक्टर्स एसोसिएटेड हैं, तो हम इस पर काम नहीं कर पा रहे और इससे मुस्तफ़ीद नहीं हो पा रहे। इसके ऊपर ज़रा जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इसमें कितनी सदाकत है। साथ ही साथ प्रोग्राम में कुछ डिस्कशन करेंगे। मिनी बजट जो एक्सपेक्टेड है बहुत जल्द, शौकत तरीन साहब भी उसके हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं, उस पर कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी तरफ से भी इस बात पर एडमिशन किया गया है कि पाकिस्तान में इनकंसिस्टेंट टैक्स सिस्टम है और ये दुरुस्त नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि मज़ीद टैक्स नहीं लागू किया जाएगा, लेकिन जहाँ पर एग्जाम्पशंस दी गई थी बहुत सारे डोमेन्स में और डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में, उसको भी दोबारा लिया जाएगा। क्या ये हमारी इकॉनमी के लिए एक अच्छी खबर है या नहीं है, इस पर कितना ज़्यादा जो है खुरम साहब इस पूरे सिनेरियो पर हुकूमत के स्टांस को जो है अप्रीशिएट करते हैं या उससे सेटिस्फाई नहीं है, इसके ऊपर भी कुछ जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ और इंटरनेशनल ख़बरों के ऊपर भी नज़र डालेंगे, पाकिस्तान के बायलैटरल और मल्टीलैटरल टाइज़ के हवाले से। आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम खुरम शहजाद साहब। खुरम साहब, सबसे पहले जो एक बड़ी खबर है ऑयल प्राइसेस के हवाले से इंटरनेशनल मार्केट में अप्रैल 2020 के बाद अब नवंबर 2021 में काफ़ी कमी आई है, इसको कैसे देखते हैं आप? अच्छी डेवलपमेंट है। और देखें, मैं तो ये कहता हूँ कि जी एक और कोविड की लहर जो है वो हो सकता है इकॉनमी के लिए जो है वो बेहतर साबित हो। हालांकि होना ये नहीं चाहिए, क्योंकि कोविड तो एक वबा है बहुत बड़ी, और उसकी वजह से जो है वो जो ज़िंदगियों को बहुत नुकसान हुआ है, पूरी दुनिया में हुआ। मिलियंस ऑफ जो है वो मिलियंस ऑफ पीपल हैव डाइड एक्चुअली। तो अब बात ये कि इसकी वजह से डिमांड पे इम्पैक्ट पड़ता है कि अगर कोविड की एक और लहर आती है, क्योंकि ठंड शुरू हो चुकी है, ठंड में ये पनपता है, और इसमें अगर एक और लहर आती है और उसमें होता ये है कि उस लहर की वजह से डिमांड में जो है कमी आती है। और सबसे पहली जो चीज़ होती है वो कमोडिटीज़ होती हैं, जिसमें ऑयल है, जिसमें मतलब तवानाई भी है, यानी कि एनर्जी से रिलेटेड कमोडिटीज़ भी हैं, जिसमें ऑयल है और दूसरे जो है वो कोल है या फिर ऑल्टरनेट्स हैं, इसमें गैस है। तो ये सब जो है अफेक्ट होती हैं, क्योंकि एनर्जी जो है वो कम यूज़ होती है जब भी आपकी इकॉनमी में डाउनटर्न आना शुरू होता है, कंजम्पशन कम होती है। उसके साथ साथ फिर फूड की जो कमोडिटीज़ हैं, खाने पीने की अशिया जो हैं, उसमें डिफरेंट हैं, यानी कि उसमें उनके इनपुट्स भी हैं, फर्टिलाइज़र से लेकर, और आपको पता है वीट है या फिर शुगर है, ये सारी कमोडिटीज़ जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी जो पैदावार है उसमें जो है वो थोड़ी बहुत कमी आती है। लेकिन इसमें कमी आना ठीक नहीं है, क्योंकि फूड की जो सप्लाई है वो अब जो है बेहतर आना शुरू हुई है, क्योंकि डिमांड एकदम से बढ़ गई थी और पीछे से सप्लाई नहीं थी, क्योंकि प्रोड्यूसर्स ने सप्लाई कम कर दी थी। खाने पीने की चीज़ों की सप्लाई नहीं कम हुई थी, जो अदर देन नॉन फूड कमोडिटीज़ जो हैं उनमें कमी आई थी, जिसमें एनर्जी की हमने बात की। तो अब एनर्जी की प्राइसेस में एक डिक्लाइन दो वजूहत पे आया है सामने। एक तो ये कि ये कहा जा रहा है कि क्योंकि यूएस ने और इंडिया ने जो बड़े कंज्यूमर्स हैं ऑयल के, इनके अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं ऑयल के, तो उन्होंने उनको जो है वो रिलीज़ किया है। जैसे 50 मिलियन बैरल्स अगर यूएस ने जो है वो रिलीज़ किया है अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स में से, ताकि प्राइसेस नीचे आएँ, क्योंकि महंगाई बहुत हो गई है पूरी दुनिया में, और ख़ासकर यूएस में कह रहे हैं कि 30% तक जो है प्राइसेस बढ़ गई हैं डिफरेंट कमोडिटीज़ की, और उनका भी एनर्जी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, यानी कि उसकी प्राइस का इम्पैक्ट बहुत होता है। चाइना बड़ा कंज्यूमर है और इंडिया बड़ा कंज्यूमर है, अमेरिका बहुत बड़ा कंज्यूमर है, रशिया ख़ुद भी कंज्यूमर है और जो है वो एक्सप्लोर भी करता है तेल को। तो उन्होंने एक तो कहा जा रहा है कि स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स रिलीज़ करने की वजह से, यानी कि सप्लाई ज़्यादा अपने पास जो रखी थी इन्वेंट्री, उसको रिलीज़ किया ताकि सप्लाई मार्केट में और ऑयल की जो कीमतें हैं वो ऐसे नीचे आएँ।
दूसरा जो बड़ा रीज़न है वो ये कि एकदम से जो है एक नई जो है कोरोना वायरस की जो लहर है वो आना शुरू हो गई है, ओमिक्रॉन आगे उसको कहा जा रहा है। तो ये जो वेरिएंट है ये ऑफ कोर्स म्यूटेट कर रहा है और ख़तरनाक होता जा रहा है। जिसे इंसान वैक्सीन लगा के अपनी इम्यूनिटी बेहतर कर रहा है, वो अपनी उसी हिसाब से जो है वो जितना ख़तरनाक है उसमें इजाफा हो रहा है। तो इसकी वजह से ऑयल गिरा, ऑयल गिरने की वजह से तकरीबन $10 गिरा, रफली 10 या 7 8 से 9 तक। तो ब्रेंट जो है वो पूरी दुनिया का बेंचमार्क है ज़्यादातर ऑयल, उसमें अगर कमी आ गई है तो हम जो है पाकिस्तान को फ़ायदा हो सकता है। वो किस तरह से, पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल जो है उसके अंदर 25 से 30% हिस्सा सिर्फ एनर्जी इंपोर्ट्स का है। यानी कि अगर हम साल की $65 अरब की या $60 अरब की जो है टोटल इंपोर्ट करते हैं, लेट्स से इस साल तो खैर हमारी $70 अरब से ज़्यादा हो जाएंगी इंपोर्ट्स, तो उसमें जो तकरीबन कोई $15 से $16 अरब का तो सिर्फ एनर्जी बिल होता है, और इस साल कहा जा रहा है 17-18 अरब का होगा। प्राइसेस और नीचे आने तवक्को है कि नीचे आएंगी। इसमें प्राइसेस अगर नीचे आती हैं, लेट्स से 60 तक कहा जा रहा है कि 60-65 तक आ सकती है, $65 पर बैरल। लेकिन खुरम साहब लास्ट भी हमारे पास कुछ ऐसी एग्जांपल्स हैं जहां पे ऑयल प्राइसेस डिक्रीज हुई थी, लेकिन गवर्नमेंट का स्टांस उस पर ये था कि हमारे क्योंकि मुआहदे कुछ और हुए थे, अब हमें जो है हम इससे मुस्तफीद नहीं हो सकते। अच्छा, उसके साथ कैसे इंटरकनेक्ट करेंगे? देखिए, एक तो ये कि एक मैक्रो हिस्सा है, यानी कि एक बड़े लेवल पे इसका फ़ायदा कैसे होगा। हम जो डॉलर जो है यूज़ करते हैं बाहर चीज़ें मंगवाने के लिए, जो हमें यहाँ ज़रूरी अशिया खुर्दनोश कह लें खाने पीने की, या फिर नॉन फूड आइटम्स जो हैं उनको हम मंगवाते हैं। एनर्जी और फूड दो बड़े जो है वो हिस्से हैं इंपोर्ट्स के, तो और वो फिर इंडस्ट्रियल जो है वो मशीनरी और इंपोर्ट्स और रॉ मटेरियल वो सब अलग है। ये अगर हम मंगवाते हैं तो इसमें एक तो कमी आती है कि बाहर अगर कीमतें गिरती हैं तो हमारा डॉलर का जो आउटफ्लो होगा, यानी कि डॉलर जितने इस्तेमाल होने हैं चीज़ें मंगवाने के लिए, वो कम उसकी रिक्वायरमेंट होगी, तो हमारी करेंसी जो है स्टेबलाइज होगी, या करेंसी हमारी थोड़ी इंप्रूव होगी। 175-69 तक चला, ₹1 कम 180 तक चला गया तो वो वापस आएगा, तो क्योंकि डॉलर की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी इंपोर्ट के लिए। तो ये तो मैक्रो लेवल पे हो गया ना। अब आते हैं कि एक आम आदमी को कितना फ़ायदा हो सकता है इससे। आम आदमी को एक सूरत में फ़ायदा हो सकता है कि अगर गवर्नमेंट जितना ऑयल नीचे आया है या जितना फूड की प्राइसेस नीचे आई हैं उतना ही पास ऑन कर दे, कि जी पेट्रोल की प्राइस जो है यहाँ से लेट से कम कर दे, या फिर टैक्सेस को जो है वो थोड़ा रैशनलाइज कर ले। तो दूसरा हिस्सा क्या है कि हम IMF प्रोग्राम में हैं, गवर्नमेंट को तो एक्चुअली टैक्स ज़्यादा इकट्ठा करना है, तो उसके पास दूसरी जगह से टैक्स इकट्ठा करना मुश्किल है, तो जो कि नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि हम जो टैक्स दे सकते हैं उनसे ना लें और डायरेक्ट एक आम आदमी पे टैक्स लगा के आराम से वसूल कर लें, क्योंकि हमें टैक्स के टारगेट पूरे करने, ये नहीं होना चाहिए प्रिंसिपली। तो यहाँ पे ये एक्सपेक्टेड है कि रिलीफ ना मिले, ये एक बहुत एक टफ स्टेटमेंट है। उसकी वजह ये है कि टैक्सेस बढ़ाए जाएंगे, यानी कि अगर कीमतें गिरी तो टैक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, तो पास ऑन नहीं होगा। तो IMF प्रोग्राम में भी हमें जाना है। अब भी यही है कि अनफॉर्चुनेटली जो इंटरनेशनली जो है अगर बेहतरी भी होगी तो हमें शायद वो इतना जल्दी ना मिले, डायरेक्ट कंज्यूमर को ना मिले, लेकिन क्या स्टेट लेवल के ऊपर फायदा हो सकता है आपको लगता है? मैंने वही कहा कि मैक्रो लेवल पे आपको डॉलर में, अगर डॉलर की आउटफ्लो में कमी आती है, डॉलर की डिमांड में कमी आती है, तो रुपी स्टेबल होगा या रुपी इंप्रूव होगा, उसके जरिए से महंगाई में कमी आनी चाहिए। ठीक है, लेकिन पास ऑन नहीं करेंगे तो कैसे आएगी? मैक्रो लेवल के ऊपर एक्सपेक्टेड है फायदा, लेकिन ये भी बता दीजिए क्या उसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म रहेगा या वो शॉर्ट टर्म ही रहेगा? देखिए, ये तो शॉर्ट टर्म है। अच्छा। अब और ये इतना जल्दी लगता नहीं है कि इसका इम्पैक्ट जो है ना बहुत लॉन्ग टर्म में जाके ऑयल प्राइसेस, देखिए ऑयल प्राइसेस गिरनी होगी और जियोपॉलिटिकल उसके इश्यूज हैं, वो गिरेंगी आगे, क्योंकि ऑल्टरनेट आहिस्ता से दोबारा आ जाएंगे। कितनी स्टेगनेंट होगी आपको लगता है, कितने अरसे तक ये प्राइसेस ऐसे कम ही रहेंगी? अच्छा, मुझे लगता है कि अभी हम कल एक डिस्कशन कर रहे थे कि आगे जाते हुए सप्लाई डिमांड किस तरह से इसका सिनेरियो होगा। एक अच्छी खबर क्या है? अच्छी खबर ये है कि हमारे मुल्क के लिए ये बेहतरी एक्सपेक्टेड है कि हम जून ऑनवर्ड्स, जो जून आएगा, आज हम दिसंबर में खड़े हैं या नवंबर दिसंबर में खड़े हैं, तो 6 महीने के बाद लगता ये है कि देखिए पहले हुआ ये कि कोविड आया, डिमांड गिरी चीज़ों की, इकोनॉमीज बंद हुई, पीछे जो प्रोड्यूसर था, जो चीज़ें प्रोड्यूस कर रहा था, जो बना रहा था, कारखाने थे, वो सब बंद हो गए, तो पीछे से सप्लाई रुक गई। सप्लाई इसलिए रुक गई कि आगे डिमांड नहीं है, तो कोई चीज़ अगर नहीं खरीदी जा रही तो उसको बनाने का क्या फ़ायदा, ठीक है? बिल्कुल। अब ये नहीं हुआ तो चीज़ों की डिमांड एकदम से बढ़ना शुरू हो गई, क्योंकि कोविड से दुनिया बाहर आई, तो पीछे सप्लाई नहीं थी, तो लोगों ने कहा जब बनाने का फ़ायदा नहीं है, जब डिमांड गिर गई तो क्या फ़ायदा, लेकिन डिमांड बढ़ना शुरू हो गई फिर बाद में, और पीछे सप्लाई नहीं थी, तो उसका फ़र्क ये हुआ, उसका असर ये हुआ कि कीमतें बढ़ना शुरू हो गई। अब क्या होने जा रहा है कि जब कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, तो जो प्रोड्यूसर है वो ये कह रहा है कि जी कीमतें बढ़ गई, अब चीज़ें बनाओ ताकि इस कीमतों से फ़ायदा उठाएं हम।
ये मिसमैच ऐसे होगा कि सप्लाई बहुत ज़्यादा आ जाएगी, ठीक। डिमांड वहीं की वहीं रहेगी या थोड़ी बहुत बढ़ेगी और क्योंकि पीक आउट हो चुकी है। ठीक। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि कीमतें नीचे आना शुरू हो जाएंगी। जब ठीक है। कीमतें नीचे आना शुरू हो जाएंगी तो देखें इम्पैक्ट क्या होगा हमारी इकोनॉमी पे। हमारा करंट Quickly, अकाउंट खुरम साहब, हमारा, हाँ जरा जल्दी, quickly। हमारा करंट अकाउंट बेहतर होगा, जी। हमारे जो शरह सूद है वो शायद बहुत ज़्यादा ना बढ़े, हमारे टैक्सेस शायद बहुत ज़्यादा ना बढ़े। ठीक। लेकिन इसका फ़ायदा ये इस तरह से होना चाहिए कि हम अपने जो लोकल हमारे जो डोमेस्टिक इशूज़ हैं उनको हम रिजॉल्व करें, हमारे सप्लाई साइड इशूज़ ठीक हों, हमारी डिमांड जो है वो बेहतर हो, लोकली कैपेसिटी ऐड हो, ताकि हमारे इस दुनिया के डिक्लाइन प्राइसेस डिक्लाइन का फ़ायदा गवर्नमेंट को पूरे इकोनॉमी में पास ऑन करना पड़े और बेहतरी हो हमारी बहुत economy में। बहुत इसके ऊपर आपने डीपली कर दिया और मजीद और भी प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे, लेकिन मिनी बजट के हवाले से हम प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे थे इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस के हवाले से और हमने ये भी बात की कि पाकिस्तान कैसे मुस्तफ़ीद हो सकता है और पाकिस्तान के हवाले से एक्सपेक्टेशंस जो है हमारी अच्छी ही हैं और इंशाल्लाह बेहतरी होगी। मैक्रो लेवल के ऊपर तो हमें फ़ायदा होगा, लेकिन साथ ही साथ शायद एक्सपेक्टेड है कि डोमेस्टिक इशूज़ भी हमारे कुछ रिजॉल्व हो सके। अब प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे मिनी बजट के हवाले से, जहाँ पर शौकत तरीन साहब ने मीडिया से गुफ्तगू की और वो कहते हैं कि हम जो टैक्सेस हैं वो ज़्यादा नहीं लागू करेंगे, जबकि IMF ने काफ़ी ज़्यादा पुश किया पाकिस्तान को कि वो टैक्सेस की तरफ जाएं। उन्होंने इससे भी एग्री किया कि इनकंसिस्टेंट टैक्स सिस्टम है पाकिस्तान में, लेकिन क्या होगा, कैसा बजट होगा, क्या एक्सपेक्टेशंस है, खुरम साहब से उस पर जानने की कोशिश करते हैं। जी खुरम साहब। देखिए ये जो है ये ऑफ कोर्स IMF के साथ जो बात चल रही है उसमें IMF ये कहता है कि जितने आपकी टैक्स एग्जेम्पशंस हैं जी। यानी कि बहुत सारी ऐसी जो है इंडस्ट्रीज़ हैं या फिर ऐसे एरियाज़ हैं, ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें जो है वो टैक्सेस की आपने छूट दी हुई है। मिसाल के तौर पर फर्टिलाइज़र है, लेट्स से फर्टिलाइज़र में वो कहते ये हैं जो स्टेटमेंट है कि जी 150 अरब जो है हम सब्सिडी देते हैं, गैस और वो सब मिला के, क्योंकि फर्टिलाइज़र गैस से बनता है, और फिर हम टैक्स भी नहीं लेते। तो टोटल जो हमारे जो इसमें खर्चा हो रहा है वो 250 अरब रुपए का हो रहा है कि एक सेक्टर पे खाली। फिर टेक्सटाइल है, फिर और बहुत सारे सेक्टर्स हैं, इंसेंटिव्स हैं बहुत सारे टैक्सेस के। वो कह रहे हैं इन सबको ख़त्म करें आप, जहाँ एग्जाम्पशन है, यानी कि आपने कोई एक टारगेटेड, आपने एक वो रखा ना, ऑब्जेक्टिव रखा है, एक टारगेट आपका है कि जी ये सेक्टर इतनी एक्सपोर्ट करेगा तो इतना मैं आपको टैक्स की छूट दे दूंगा, या इतना जो है आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे तो इतना टैक्स आप पे नहीं होगा, या जितनी चीज़ें आप मंगवा रहे हैं बाहर से इनपुट उसको आप कन्वर्ट करेंगे एक प्रोडक्ट बना के और उसको एक्सपोर्टेबल बनाएंगे तो मैं आपसे टैक्स नहीं लूँगा। एग्जाम्पशंस होती हैं ना, ये एग्जाम्पशन इसलिए होती हैं कि किसी इंडस्ट्री को सपोर्ट किया जाए। किसी जगह पे हमारे पास कमी है तो कोई इंडस्ट्री, कोई कंपनी, कोई सेक्टर इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है, इकोनॉमी में, लार्जर सोसाइटी में बेनिफिट होता है, तो उसके लिए एग्जाम्पशंस दी जाती हैं, सपोर्ट दी जाती है, इंसेंटिव्स होते हैं। तो IMF कहता है कि एग्जाम्पशंस को ख़त्म करो। तो एग्जाम्पशन का ख़त्म करने का मतलब ही टैक्स लगना ही होता है। यानी कि पहले अगर मोबाइल पे टैक्स नहीं था खरीदने पे, यानी कि एग्जाम्पशन थी, यानी कि इस मोबाइल पे जो है टैक्स नहीं लगेगा, नहीं है, टैक्स है बट आपसे टैक्स नहीं लिया जा रहा, तो इसका मतलब टैक्स नहीं है ना, इफेक्टिवली नहीं है। अगर आप आज ये कह दें कि जी आप जो एग्जाम्पशन थी वो ख़त्म हो गई है, यानी कि जो टैक्स नहीं लगता था अब लग गया, तो वो टैक्स ऐड ही होगा, इससे महंगाई में इजाफा होता है। दूसरी बात क्या थी, जैसे सेल्स टैक्स है, ये बात सही है और ये स्टेटमेंट फाइनेंस मिनिस्टर ने भी बिल्कुल सही जो है इसको पॉइंट आउट किया कि जो सेल्स टैक्स है वो स्टैंडर्ड होना चाहिए हर चीज़ पे, ठीक है। अगर 17% है तो सब पे 17% होना चाहिए। ये एक अलग बहस है कि सेल्स टैक्स का रेट बहुत ज़्यादा है, उसको कम कर दिया जाए, यानी कि उसको 12 कर दिया जाए, 10 कर दिया जाए, 5 कर दिया जाए, ठीक है, या फिर उसको जो है बेनिफिट दिया जाए। जैसे लाहौर में, पंजाब में क्या हो रहा है, पंजाब में आप ब्यूटी पार्लर में जाते हैं और अपना मेकअप करवाते हैं या अपना जो भी आपका जो है वो ट्रीटमेंट होता है, वहाँ पे अगर आप क्रेडिट कार्ड से पे करते हैं या डॉक्यूमेंटेड तरीके से पे करते हैं, कैश से नहीं करते, तो आपको कैश से पे करेंगे तो लेट्स से 17% लगेगा। क्रेडिट कार्ड या बैंक के जरिए ट्रांसफर करते हैं तो 5% लगेगा। अच्छा, ये फायदा है। ये मैं एक्चुअल आपको बता रहा हूँ, रेस्टोरेंट में जाए वहाँ पे ये उन्होंने शुरू किया, उससे क्या हुआ कि डॉक्यूमेंटेशन शुरू हो गई। ठीक, टैक्स तो मिल रहा है कम आपको, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन हो के फ्यूचर टैक्स आपका वो हो गया ना, कंफर्म हो गया कि मैं अब डॉक्यूमेंटेड हूँ, तो मुझे आपको गवर्नमेंट को पता है मेरी सैलरी कितनी है, मेरी वेल्थ कितनी है, सब कुछ क्या है, मैं कैसे कमाता हूँ, क्या कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। यही तो है कि हम जो बात करते हैं ना कि कैश इकोनॉमी और डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी में ये फर्क है कि हमारा कैश इकोनॉमी बहुत है, फिर महंगाई भी होती है, फिर उसको कंट्रोल करने के लिए हम डॉक्यूमेंटेड पे जो है वो रेट बढ़ा देते हैं और वो कैश इकोनॉमी में ऐसी रहती है। तो कमिंग बैक टू सेल्स टैक्स पॉइंट, कि सेल्स टैक्स का रेट स्टैंडर्ड कर देना। अभी देखें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे सेल्स टैक्स कितनों पे है, कितनों पे नहीं है, कितनों पे बहुत कम है। टेलीकॉम पे सेल्स टैक्स
किसी पे ज्यादा है, किसी पे कम है, किसी इंडस्ट्री पे सेल्स टैक्स ज्यादा है, किसी पे कम है, तो उसको स्टैंडर्डाइज करना। इनकंसिस्टेंसी है, स्टैंडर्डाइज की बात आप कह रहे हैं, क्या ये इनकंसिस्टेंसी बेहतर है या बेहतर नहीं? नहीं, ये बेहतर नहीं है। ये मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप सेल्स टैक्स स्टैंडर्ड करें, ये अलग भय से कम है ज्यादा है, स्टैंडर्ड रेट हो, फिर आप जिसको इंसेंटिव देना चाहें वो अलग से दें इंसेंटिव, यानी ये टैक्स को डिस्टॉर्ट ना करें। ठीक, टैक्स को डिस्टॉर्ट ना करें, ये बिल्कुल सही है, ऐसे ही होना चाहिए। टैक्सेस को डिस्टॉर्ट ना करें, एक टैक्स की एक पॉलिसी रखें कि किस पे टैक्स है, किस पे नहीं है और क्यों नहीं है। तो इसकी वजह क्या है खुर्रम साहब, इतनी इनकंसिस्टेंसी? वो देखिए आता आ रहा है ना, ये बजट में बार बार आता रहा है कि जी इस सेक्टर के साथ सही नहीं हो रहा, यहाँ सेल्स टैक्स कम कर दो, यहाँ बढ़ा दो, यूं कर दो। वो आप अक्रॉस द बोर्ड एक स्टैंडर्ड रेट जरूर रखें। ठीक, फिर उसके बाद किसी इंडस्ट्री को किसी सब्सिडी देनी है, इंसेंटिव देना है, वो किसी और तरीके से देना, ताकि टैक्स का जो एक फ्रेमवर्क है वो खराब ना हो। अलग से आप उसको कुछ इंसेंटिव दें, वो वापस भी ले लें। टैक्स के लिए जो है ना, तो क्या यही वजह हो सकती है खुर्रम साहब के जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज है, कोई फ्लरिश है पाकिस्तान में और कोई बिल्कुल ही फ्लरिश नहीं है, क्या ये वजह एक हो सकती है? नहीं, सिर्फ ये वजह नहीं है, बहुत सारी वजूहत हैं। सिर्फ एक ये वजह नहीं है कि टैक्स रेट आप डिफरेंट कर रहे हैं। टैक्स तो एक्चुअली हमारे यहाँ टैक्स का इंसिडेंट बहुत बड़ा है। हमारे यहाँ रीजन में इनकम टैक्स ज्यादा है बहुत। इंडिया में 25 है, 23 है, 17 है, 16 है और 13, मतलब डिफरेंट वो है कि जिस हिसाब से कंपनी है, जो उसकी जो उसका एबिलिटी है पे करने की, वो उस हिसाब से टैक्स दे रही है। हमारे यहाँ एक स्टैंडर्ड जो है 29% टैक्स है, तो टैक्स को कम करना चाहिए। हम जो है हायर साइड पे पूरी एशिया में, तो टैक्स का इंसिडेंस वैसे कम होना चाहिए। टैक्स देखें जितना कम किया जाता है उतनी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है और आपके पास पैसा बचता है दोबारा इन्वेस्ट करने के लिए। टैक्स को कम करना चाहिए, लेकिन स्टैंडर्ड रेट्स हों ताकि उसमें डिस्टॉर्शंस ना हो। फिर अलग से आप एक जो है कुछ, लेकिन इसको फिक्स कैसे करेंगे? जब एक तरफ शौकत तरीन साहब भी इस बात से एग्री कर रहे हैं, फिर उसके बाद फिक्स कैसे होगा ये मामला? नहीं, फिक्स से वो ये कह रहे हैं कि जैसे किसी पे सेल्स टैक्स 12 है, किसी पे 17 है, किसी पे 3 है, इसको स्टैंडर्ड रेट पे ले आए एक, ठीक है, एक स्टैंडर्ड रेट पे ले आए। तो लाएंगे कैसे? उसमें आप पार्लियामेंट से करवाएंगे ना, आप अपने फाइनेंस बिल में करवाएंगे। मिनी बजट का यही है ना तरीका, बजट अप्रूव तो वहीं से होगा, बजट का बिल आप लेकर आएंगे, तो वो बजट के थ्रू बजट ही दिया जाता है। और कंसेंसस होगा इसके ऊपर आपको लगता है? और ये कह रहे हैं कि रफली 550 बिलियन कुछ जो है वो, ये मुश्किल इतना आसान नहीं है। 550 बिलियन एडिशनल टैक्सेस आएंगे। एक जो चीज जिसमें प्रॉब्लम है वो है एग्जेम्पशंस को वापस ले लेना, एग्जेम्पशंस को। अब एग्जेम्पशंस को आप वापस ले लेंगे तो उस पर डेफिनेटली उसका महंगाई का भी इम्पैक्ट पड़ेगा, टैक्सेस भी बढ़ेंगे, आपकी जो एनवायरनमेंट है ना बिजनेस का, इन्वेस्टमेंट का, वो चोक होता जाएगा। टैक्सेस बहुत ज़्यादा होंगे, टैक्सेस लेके फिर लगेंगे उस जगह नहीं जहाँ लगने चाहिए। देखिए टैक्स का क्या बेसिक क्या होता है कि मैं आपसे अगर टैक्स ले रहा हूँ एज हुकूमत, मेरे और आप आवाम में, मैं हुकूमत हूँ, मेरे और आपके बीच में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन जो इंश्योर करता है। राइट्स और लायबिलिटीज दोनों इन्वॉल्व होती हैं। अब मैं क्या करता हूँ, आपसे पैसे लेता हूँ, आप पे लगाना मेरा फर्ज है। मुझे आपने इसलिए चुना है कि मैं आपसे टैक्स लूँ, आपका एक शहरी इस मुल्क के होने के नाते सपोर्ट करें, टैक्स यहीं से कमाते हैं, यहीं पर ही टैक्स दें, उस टैक्स को वापस आप ही की बेनिफिट के लिए लगाओ। 3 चीजें हैं खुर्रम साहब, राइट्स हैं, रिस्पांसिबिलिटीज है, लायबिलिटीज मैंने उसको आसान करने की कोशिश की है। एग्जैक्टली। तो वो चीज जो आप इस प्रोसेस को पूरा एक्सप्लेन करें, इसमें अनफॉर्चुनेटली जहां पर एक आवाम का दोबारा से राइट होता है वो वापस नहीं दिया जा रहा। वो यही तो प्रॉब्लम है। और ये वो तो पीरियड हुआ है कि एक अगर देखिए ये प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ टैक्स लोग नहीं पे करते, चैरिटी कर देते, टैक्स नहीं देते। तो चैरिटी आसान है ना, कि उसका कोई रेट नहीं है, कुछ नहीं है, आप वैसे ही पैसे देते हैं और आप कहते हैं जी मेरा दूसरे जहाज में जो है वो बेहतरी होगी। और तो हमें तो टैक्स देना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये भी हमारे इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस में है कि हमने देना है, स्टेट के लॉज के साथ अबाइड करना है। बिल्कुल देना है, लेकिन इशू ये है कि जो टैक्स देने वाला है वो भी नहीं दे रहा, जो टैक्स लेने वाला है वो दोबारा लगा भी नहीं रहा उस जगह। तो एग्जैक्टली यही करेक्ट बात है। एग्जैक्टली ये जिस दिन ठीक हो जाएगा तो मेरे ख्याल में हर चीज जो है वो बेहतर हो सकती है। ठीक, खुर्रम साहब आपने कुछ इनकंसिस्टेंट टैक्स सिस्टम के हवाले से भी बताया, लेकिन मजीद कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो आप डिस्कस करना चाहेंगे कि अगर उनको फिक्स किया जाए तो ये सिस्टम जो है उसमें दुरुस्तगी आसान होगी कंपैरेटिवली? देखिए अब टैक्स को एक तो कम करना चाहिए। टैक्स जो है जितना कम हो उतना इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है। जितनी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है आपकी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, आपकी जो है वो इनकम बढ़ती है। जिस मुल्क के एक आम आदमी की इनकम लेवल इंप्रूव होता है ना, वहीं पर ही इन्वेस्टमेंट आती है, वहीं बिजनेस आता है कि एक आम आदमी जो है ना खर्च कर सकता है बेहतर। आप देखें वेस्ट में क्यों इतना पैसा आज भी जाता है, हालांकि ग्रोथ नहीं है वहाँ, वो इसलिए जाता है कि एक आम आदमी वहाँ पे खर्च कर सकता है, उसकी एबिलिटी जो है वो पे कर सकता है, वो लोन भी लेता है तो वो वापस दे सकता है। ठीक है, जापान में भी यही है, यूरोप में भी यही है, अमेरिका में भी यही है, मिडिल ईस्ट में भी यही है। और उसको फिर वो फैसिलिटेशंस भी मिलती हैं सारी, वो सारे रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। आपका वो जो सारे राइट्स हैं, इजी लोन्स की जहाँ पे आपने बात की, मैं ये एक ऐड करना चाहूँगी यहाँ पे। एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट न्यूज़ है, एक जर्नलिस्ट हैं जो ऑब्वियसली शॉर्ट डाउन साइजिंग में
उनको निकाला गया और फिर उन्होंने अपनी जान ले ली। सुसाइड को बिल्कुल भी कोई इंडोर्स नहीं करता, हमारे मज़हब में तो हराम है, लेकिन बहुत तकलीफ़ की बात है ये। और यही इसी लोन सिर्फ और सिर्फ 70,000 का उनके ऊपर एक लोन था और उनको जॉब से भी निकाल दिया गया, बैंक से उन्होंने लिया था। बहुत ही तकलीफदेह खबर है और पीछे वो अपनी फैमिली छोड़कर चले गए हैं। और एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद प्रोग्राम का सिलसिला जारी रखेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे थे इनकंसिस्टेंट टैक्स सिस्टम के ऊपर, मिनी बजट के ऊपर भी कुछ गुफ्तगू की और बहुत सारे फैक्टर्स को भी जो एक्सप्लेन किया खुरम साहब ने कि कौन से हमारे लिए पिवटल रोल प्ले कर सकते हैं हमारी इकॉनमी को स्ट्रेंथन करने में। अब प्रोग्राम में बात करेंगे पाक चीन बिजनेस टू बिजनेस प्रोजेक्ट के हवाले से, जहाँ पे BRI जो है पाकिस्तान की तरफ से ग्वादर पोर्ट या CPEC अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल है। कुछ बैरियर्स भी आए लेकिन मजीद और कुछ डोमेन्स के हवाले से गुफ्तगू जो है जारी है। जी खुरम साहब, क्या ऐड करना चाहेंगे आप इस पे? बायलैटरल टाइज हमारे अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रॉन्ग है, लेकिन पाकिस्तान के साथ हम कुछ और ऐसे जॉइंट वेंचर्स भी कर रहे हैं जिसमें दीगर स्टेट्स भी शामिल है। बिल्कुल, देखें चाइना के साथ तो हम हैंड इन हैंड चल ही रहे हैं और बहुत अच्छी कोलैबोरेशन दोबारा से शुरू हो गई है। और जो हमारी टॉप ब्रास है इसमें, वो खुद इन्वॉल्व है, खुद बड़ी एक्टिव है। हमारी जो टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इसमें जो है इन्वॉल्व है और लीड कर रही है फ्रंट। अभी रिसेंटली जो है कुछ नई एंगेजमेंट्स हुई हैं जिसमें जो प्लानिंग डिवीजन के बेसिक प्लानिंग कमीशन के जो मिनिस्टर हैं असद उमर साहब और फिर खालिद मंसूर साहब हैं, इन्होंने मिलके जो है कोई 70 मेरे ख्याल में चाइनीज़ कंपनीज 40 से 70 के दरमियान जो है वो यहाँ जो ऑपरेट कर रही हैं उनके चीफ्स को बुलाया, उनको कॉन्फ्रेंस में लिया कि किस तरह से हम आपके लिए यहाँ पे फैसिलिटेशन जो है वो कर सकते हैं हर तरह से। फिर चाइनीज़ एम्बेसडर के साथ बहुत अच्छा डिस्कशन चलता रहा है और वो अब दोबारा एंगेजमेंट बहुत अच्छी शुरू हो रही है। मेरे ख्याल में इसको कंटिन्यू रहना चाहिए था। CPEC को बीच में कुछ खबरें आ रही थी बिल्कुल ही जो है वो नॉन एक तरह से बिल्कुल ये समझ लें कि वो जो एक बहुत ही लोएस्ट ऑपरेशनल था, लाइमलाइट जो थी वो बिल्कुल हट गई थी और CPEC जो है बिल्कुल जो है वो जो जिस तरह से उस पर इम्प्रूवमेंट आ रही थी, जिस तरह से प्रोग्रेस हो रही थी, वो फिर रुक गई थी। अपेरेंटली नजर यही आ रहा था, हालांकि बैकएंड पे काम डेफिनेटली चल रहा होगा। तो अब दोबारा से उसको टेकअप किया गया। मेरे ख्याल में इसको कंटिन्यूटी के साथ हमें इसी तरह कंसिस्टेंसी के साथ इसको किसी पाया तकमील तक हम पहुंचाएं, किसी हद तक हम इसको करें पूरा, क्योंकि ये बहुत बड़ा जो है कि गेम चेंजर है डेफिनेटली। पूरे रीजन के लिए वो गेम चेंजिंग तभी तक होगा ना जब उसको हम किसी शक्ल देंगे उसको। बिल्कुल। तो अब ये है कि उस पर काम दोबारा से नजर आना शुरू हुआ है, कि बात होना शुरू हुई है, एंगेजमेंट शुरू हुई है। इसके साथ साथ हमें और भी बियॉन्ड CPEC भी जाना चाहिए। मिसाल के तौर पर मिडल ईस्टर्न इकोनॉमीज़ के साथ हमें मजीद जो है वो क्लोज होना चाहिए। सऊदी अरेबिया के साथ हमारे ताल्लुकात दोबारा से बेहतर हो जाए। दोबारा से इसलिए कह रहा हूँ, बीच में कुछ रियलिस्टिकली स्पीकिंग बीच में कुछ इश्यूज हुए थे पॉलिटिकल ग्राउंड्स पे, कि जहाँ पे थोड़ी सी दूरियां हुई थी और अब दोबारा से वो $3 बिलियन कह रहे हैं कि अब डिपॉजिट आ जाएगा उनकी तरफ से अगले हफ्ते। ये फवाद चौधरी साहब ने भी एक ट्वीट में कहा है अभी, होपफुली आ जाए। उसके बाद हम इसको मजीद स्ट्रेंथन करें अपने टाइज को। फिर हम चाइना के साथ, इस तरफ ईरान है, अफगानिस्तान है और इवन इंडिया के साथ भी हम कहीं ना कहीं जो है एक बिल्कुल जहाँ पे आपने इंडिया का एडिशन किया, जिस तरह इंडिया के साथ भी जरूर ट्रेड अपना बहाल करें जहाँ पर हमें हमारा नेशनल इंटरेस्ट डैमेज नहीं हो रहा। इसी तरीके की एग्जैक्टली सर एक और प्रोजेक्ट्स हैं आप जानते हैं उनके हवाले से, बहुत सारे CPEC के हवाले से, ये तो एक मेजर BRI का एक प्रोजेक्ट है ना। इसी तरह बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो चीन कर रहा है जिसमें भारत भी शामिल है। अब आप देख रहे हैं कि वो भारत कितना ज़्यादा जो है अपनी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन कर रहा है कि एक तरफ तो लद्दाख का डिस्प्यूट चीन के साथ, दूसरी तरफ वो जितने भी ऑल्टरनेट प्रोजेक्ट्स हैं उसमें चीन के साथ शामिल है। आपको पता है कि चाइना और इंडिया की ट्रेड का लेवल कितना साइज है? $100 बिलियन और हमारा और चाइना का कितना है पता है आपको? 12 से 13 16 17 बिलियन डॉलर। इतना ह्यूज डिफरेंस। जी, तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि देखें हर चीज़ अपनी जगह होती है। प्लीज इसको इस तरह से लें कि जहाँ पे हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वहाँ हैं। अच्छा, ये अच्छी चीज़ है कि हम स्टांस हम वो हिपोक्रेसी वाले स्टांस नहीं लेते कि एक तरफ हम सब कुछ कर रहे हैं और ये लड़ भी रहे हैं। ये हम नहीं करते। ये बुरी बात नहीं है, ये होना यही चाहिए दुनिया में, लेकिन दुनिया ऐसे नहीं होती। आपको अपने इंटरेस्ट को जो है सेफगार्ड करने के लिए अगर कहीं पे ट्रेड आती है और जहाँ लोगों का फायदा, देखिए मैं बात कर रहा हूँ जो लोगों से लोगों के साथ जहाँ फ़ायदा है ना, कि अगर हमारे इस एंड पे लोग, चाहे वो अफगानिस्तान के साथ हो, ईरान के साथ हो, मिडल ईस्ट के साथ हो, चाइना हो, इंडिया हो, इन सब के साथ अगर लोगों को फ़ायदा हो रहा है ना हमारे,
तो हमें करना चाहिए। अगर लोगों को फायदा नहीं हो रहा तो नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। चाइना कश्मीर पे हमारा जो स्टांस है वो बहुत सॉलिड है और यूएन की जो रेजोल्यूशन है उसके हिसाब से हम तो कोई ऐसी बात करते ही नहीं। ये तो इंडिया को करना चाहिए एक्चुअली, अगर वो डेमोक्रेसी कहता है अपने आप, वो तो बहुत बड़ी बहस है, एक डिबेट है ना, तो वो तो उसके पास उसको करना चाहिए। जहाँ तक ट्रेड की बात है, इन्वेस्टमेंट्स की बात है और नॉलेज एक्सचेंज की बात है, हमें सबसे सीखना भी है, सबके साथ कोलैबोरेट भी करना है और अपने फायदे के लिए करना है। अपने फायदे के लिए नॉलेज एक्सचेंज है। ये दो पॉइंट्स आपने बोले सर। अगर हम भारत को देखते हैं तो वो वहाँ अपने सारे स्टूडेंट्स को फुल स्कॉलरशिप्स भी ले रहा है चीन से, बंद नहीं कर रहा, क्योंकि एक तरफ वो पूरा जहर उगल रहा है चीन के खिलाफ, लेकिन दूसरी तरफ स्टूडेंट्स को भेज रहा है, उसकी इकोनॉमी बिजनेस कर रहा है। चाइना ने तो सब कुछ डिसरप्ट किया है ना। चाइना तो वर्ल्ड फैक्ट्री है ना जी। तो अब बात ये है कि दुनिया की अगर वो फैक्ट्री है मैन्युफैक्चरिंग की, तो वो तो इंडिया में भी बहुत ज़्यादा माल उसका जा रहा होता है, तो वो तो इंडियन इकोनॉमी खुद भी डिपेंडेंट है ना कि जी मेरे पास अगर 100 बिलियन की ट्रेड है चाइना के साथ, यानी कि वो एक्सपोर्ट इतना नहीं करता हुआ जितना इंपोर्ट करता है चाइना से। हम भी यही करते हैं। हम अगर जो है वो $2 अरब की एक्सपोर्ट करते हैं तो $12 अरब की इंपोर्ट करते हैं। तो पॉइंट ये है कि हमारा इस वक्त ट्रेड डेफिसिट बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा चाइना के साथ है। हमारा इस वक्त लोन सबसे ज्यादा चाइना के पास से लिया हुआ है, आपको पता है जी। तो पॉइंट ये है मेरा, लेकिन वो क्या आईएमएफ से बेहतर नहीं है? आईएमएफ से अगर ज्यादा कंपेयर यहाँ तो मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा ना, मैं तो ये कह रहा हूँ कि चाइना मुल्क की बात अभी हो रही है। आईएमएफ के प्रोग्राम में होना एक डिफरेंट चीज है। वो तो हम चाइना हो, इंडिया हो, कोई भी हो, आईएमएफ के साथ अगर जा रहे हैं आप तो हमारे अपने इश्यूज है ना। बिल्कुल। तो मैं ये कहूंगा कि आईएमएफ को छोड़े सिर्फ चाइना के साथ करना ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि आईएमएफ पूरी दुनिया के साथ कनेक्टेड है। डेट ट्रैप भी हो सकता है। अगर आपको चाइना एनओसी देगा तो दुनिया एक्सेप्ट नहीं करेगी, आपको आईएमएफ एनओसी देगा तो दुनिया एक्सेप्ट करेगी। रियलिटी है ना ये तो, यानी डिप्लोमेटिक। चाइना को आपने टॉप पे अपने साथ रखा हुआ है, चाइना के साथ तो हो चुका ना। ये वो वाली बात है कि अगर आपके क्लास में स्टूडेंट्स हैं आपके, या आपके दोस्त यार बैठे हैं क्लास में, आप बैचमेट्स हैं आपके, एक आपका वो जो सबसे ज्यादा आपको सपोर्ट करता है वो आपके साथ है, वो तो है ना आपके साथ, उस पर तो मेहनत नहीं करनी है आपको इतनी, उनके साथ करें ना जिनके साथ आपकी नहीं है, उनको आप ऑनबोर्ड करें। खुरम साहब जरा इसमें करेक्ट इसमें जरा ये भी बता दें, पाक रूस गैस पाइपलाइन के हवाले से जो मंसूबा है उसकी डिस्कशन का जो ड्राफ्ट है उस पर भी इत्तेफाक किया गया है। चीन के साथ तो हैं हमारे जो टाइज, और रूस के साथ भी हम बायलैटरल टाइज बहुत ज़्यादा मजबूत करते जा रहे हैं, और गैस के ऊपर इस मंसूबे के ऊपर काम करना, आपको क्या लगता है क्या जो हमारे जो गैस इशूज़ हैं क्या वो इसके साथ एड्रेस हो पाएंगे? बिल्कुल होने चाहिए। देखें दो बड़ी पाइपलाइंस थी, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन और टापी थी, दो थी। तो इसमें से ईरान पाकिस्तान तो ऑफ कोर्स नहीं हो सकी अभी तक, उसमें इंडिया भी था, लेकिन ये टापी वाला है ये जरूर होना चाहिए। और रशिया के साथ जो हम कर रहे हैं ये प्रायोरिटी भी होना चाहिए। देखें हम तो एक तरह से दो, हम कंस्ट्रक्शन डेफिसिट है, एनर्जी डेफिसिट कंट्री है, हम दोनों ही है ना। कंस्ट्रक्शन में तो ये कि हमारे पास अब हम सीमेंट और स्टील और ये सब प्रोडक्शन हो रही है हमारी, हम ऐसा ऐसा उसमें ऊपर आ रहे हैं, लेकिन गैस एनर्जी में हमने इतना काम नहीं किया। यहाँ पे कंपनियां छोड़ के गई, जो रियलिटी है कि यहाँ से कंपनियां निकल के गई हैं। हमारे पास पहले मल्टीनेशनल कंपनी थी जो यहाँ पे एक्सप्लोर करती थी ऑयल को और गैस को। हमारे यहाँ रिजर्व्स भी हैं, हमारे यहाँ गोल्ड के भी हैं, हमारे यहाँ प्लैटिनम और पता नहीं किसके का तो बेड़ा गर्क कर दिया हमारी पिछली हुकूमतों ने। तो मैं ये तो कह रहा हूँ कि रिसोर्सेज हमारे पास हैं, हमें टेक्नोलॉजी या स्किल इंपोर्ट करना है या अपने लोगों को इस काबिल करना है एजुकेशन के थ्रू। वही वाली बात मैं दोबारा इसी पे आने लगी थी, एजुकेशन। बिल्कुल। तो देखें अब बात ये कि अगर हम वो नहीं करेंगे तो नेचुरली इन पे हमें जाना पड़ेगा, इन पे भी जाएं, साथ में अपने जो इंडिजिनस रिसोर्सेज हैं उनको एक्सप्लोर करें, अपने लोगों को इस काबिल करें कि वो अपनी रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके अपने मुल्क के लिए फ़ायदा क्रिएट कर सकें। तो ये देखें ये बेसिक हमारे ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए और इनकी प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए। अगर हम ये नहीं करेंगे, एनर्जी सिक्योरिटी नहीं लाएंगे, कोई सिक्योरिटी नहीं चल पाएगी। हम एक सिक्योरिटी की बात करते हैं, हम कहते हैं जी नेशनल सिक्योरिटी ये है कि जी हमें डिफेंस होना चाहिए। डिफेंस हमने अल्लाह का शुक्र है कर दिया इन्वेस्ट, अच्छा है, बेहतरीन है। चाइना के साथ है, हम बेहतरीन हमारी चल रही चीज़ें, हमें उस पर कैपिटलाइज करना है फुली, बट उसके बियॉन्ड भी नेशनल सिक्योरिटी है, इकोनॉमी की बेहतरी होना, एक एजुकेशन की सिक्योरिटी है, आपकी हेल्थ की सिक्योरिटी है, इन सबको इंश्योर करेंगे ना तो एक इकोसिस्टम बनेगा। कोई आइसोलेशन में सिक्योरिटी एक जो है ना। इस पे खुरम साहब जो ड्राफ्ट जो बनाया गया उस पर जो इत्तेफाक किया गया कि 15 फरवरी 2022 तक शेयर होल्डर्स के मुआहदे पर भी दस्तखत हो जाएगा, आपको लगता है कि क्या काम स्पीड अप हो सकेगा अगर आप डेडलाइंस और डेट्स को देखें तो? एब्सोल्युटली हो सकता है। देखिए बात वही है कि प्रायोरिटी देना कि कहाँ पे हमारे मसले हैं, हम उन चीज़ों को प्रायोरिटाइज करें और वन बाय वन उनको टेकअप करके उनको पहले हम किसी पाया तकमील तक पहुंचाएं। तो डेफिनेटली हो सकता है। ये तो वही वाली बात है कि अगर मैं करना चाहूँ तो आज जो है बिल्कुल हो सकता है। और वो जो आप बात कर रहे थे ना चाइना इंडिया पाकिस्तान की, वो जो चाइना और इंडिया का ट्रेड है, मैं एक बात कहना उसमें बस ऐड करूँगा कि जब वो कहते हैं ना, जब आपके जो है वो बिजनेस आपका जो है मोटिव हो, ट्रेड आपका मोटिव हो और आपकी जो है ना इकोनॉमी मोटिव हो, तो रिलीजन फिर वो जो है ना वो सबका एक हो जाता है कि जी अब तो बिजनेस है और सबकी जो कोलैबोरेशन है, लोगों का फायदा है, तो ये सबका रिलीजन फिर सेम हो जाता है। तो उसमें फिर हमें करना ये चाहिए कि पूरे रीजन में एक अच्छी डोमिनेंस क्रिएट करने का तरीका ये है
कि आप अपने इंटरनल इकोनॉमी को बेहतर करें, इंटरनल एक एवरेज पाकिस्तानी को इतना एम्पावर कर दें, इतना काबिल कर दें कि वो खुद ही जो है पूरे रीजन में लोगों की बेहतरी के लिए काम करें। हम पहले भी बात ठीक कर है। चुके हैं। वन लास्ट क्वेश्चन खुर्रम साहब, फार्मास्यूटिकल डोमेन में भी पाकिस्तान रशिया के साथ जी, कुछ कोलैबोरेशन और बायलैटरल टाई को मजबूत करने की कोशिश करेगा? बिल्कुल देखें, चाइना, रशिया, तुर्की, अफगानिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, इन सब के साथ हमारा इस तरफ जो है वो कोलैबोरेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। जी। उस सब मिडल ईस्ट है, उनके पास एनर्जी है, उनके साथ तो हमें बिल्कुल प्रायोरिटी के साथ चलना है। इस तरफ चाइना है, हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट अपनी बेहतर करनी है। इंडिया के साथ जहाँ बात बनती है वहाँ बनाएं और अपने इंटरेस्ट की बात करें, अपनी सेफगार्ड करें चीज़ों को, लोगों का फ़ायदा देखें। मेरे ख्याल में एक स्ट्रैटेजी, जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी हमारी स्ट्रांग हो, डिप्लोमेसी हमारी और बेहतर हो, तो ये सब चीज़ें हम बेहतर कर सकते हैं और अपने एडवांटेज के लिए काम कर सकते हैं। ट्रेड करना है, एड ही नहीं करना। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए खुर्रम शहजाद साहब। खुर्रम साहब ने अपना कंक्लूडिंग नोट ये दिया कि हमने एड की तरफ नहीं जाना लेकिन ट्रेड की तरफ जाना है। ट्रेड को हम बायलैटरल और मल्टीलैटरल तरीके से जो है स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, स्ट्रेंथन कर सकते हैं और अपने नेशनल इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना है। हमने अपने ट्रेड और इकॉनमी को मजबूत करके, जिस तरीके से भारत हमारे लिए हर जगह खड्डे खोद रहा है, उसी तरीके से हमें भी अपना जो है एक अपना नरेटिव मजबूत करना है। थ्रू मीडिया तो हमने करना ही है, लेकिन साथ ही साथ जो हमारी एक लैकिंग है बहुत बड़ी, लेकिन इकोनॉमी में भी हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। नॉलेज के ऊपर काम करने की ज़रूरत है और एजुकेशन के ऊपर भी काम करने की हमें सख्त ज़रूरत है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। गॉड ब्लेस यू ऑल।